नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मेरे साथ है दिनेश कुमार तिवारी। नमस्ते। सो दिनेश इज अ डॉक्टर एंड ही इज डूइंग हिज पोस्ट डॉक्टोरल स्टडी इन मार्बर्ग यूनिवर्सिटी एंड उसका ऑब्वियसली उन्होंने पीएचडी भी किया हुआ है। तो आज हम लोग काफ़ी टाइम के बाद मैं दिनेश भाई से बात कर रहा था कि प्लीज़ हम लोग एक वीडियो बनाते हैं एंड हम लोग इसको एक इन्फॉर्मेटिव टाइप ट्राई करते हैं सब चीज़ें शेयर करने की। तो इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि पीएचडी की जर्नी एंड पोस्ट डॉक्टोरल की थोड़ी सी जर्नी हम लोग बताएंगे एंड मोस्टली ट्राई करेंगे कि पीएचडी के रिगार्डिंग जो जो एक्सपीरियंस आपके हैं तो आप हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए। तो सबसे पहले तो वेलकम। थैंक यू अभिजीत बाबू, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड यस इसमें तो या एंड मेनली आप प्लीज ये वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि इसमें हम लोग ट्राई करेंगे सारी जो गलतियां है या फिर पीएचडी एज अ इफ यू आर कंसिडरिंग जर्मनी एज अ पीएचडी स्टूडेंट सो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो दिनेश जी आप स्टेज इज योर्स एंड नमस्कार। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। बुलाने के लिए फाइनली और चाय के लिए भी चाय जरूरी है, चाय जरूरी है। इंडिया और चाय अलग नहीं हो सकता। यस बन ही नहीं सकता नहीं तो जैसा बाबू ने काइंडली इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम दिनेश कुमार तिवारी है। मैंने बैचलर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया था इन जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री में, मेनली केमिस्ट्री में था। एंड देन साउथ में आया हैदराबाद, वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में किया। तो कंप्लीट 360 डिग्री चेंज हुआ पूरा इमीडिएटली। हाँ सीधा, और सब्जेक्ट में भी चेंज हुआ, केमिस्ट्री था सीधा बायोटेक्नोलॉजी में अभी कंप्लीटली एकदम चेंज। फिर मास्टर्स किया और मास्टर्स करते करते बहुत सारा एक्सपोजर मिला रिसर्च का। वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल सुपरवाइजर्स थे, वो लोग भी आते रहते थे, विजिट करते रहते थे, कोलैबोरेशंस में थे, तो उनके वजह से काफ़ी एक्सपोजर मिला। तो फिर अप्लाई किया, बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद जैसा कि सबको पता है, जो लोग अभी अप्लाई कर रहे होंगे या अप्लाई करेंगे उनको पता है, बहुत सारे एप्लीकेशन के बाद मोर देन ऑलमोस्ट 500-600 एप्लीकेशन के बाद फाइनली एक्सेप्ट हुआ। 500-600 अटेम्प्ट्स 500-600 ओह माय गॉड, ज्यादा ही होगा, एक्चुअली कम बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि कितना नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अगर आपके एक्सपीरियंस में 500-600 लेट्स से राइट, क्योंकि बहुत सारा मिस्टेक्स करते थे, बहुत सारा पता नहीं चलता था कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे सीवी बनाना है, कवर लेटर कैसा होना चाहिए, कितना प्रिसाइजली टारगेट करना है अगर किसी सुपरवाइजर के लैब को, तो कैसा होना चाहिए एप्लीकेशन, सब कुछ वो हो नहीं पाता था। और वैसा कहीं कैरियर काउंसलिंग भी नहीं होता है यूनिवर्सिटी में, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि कैरियर काउंसलिंग के लिए, कैरियर कोचिंग के लिए कि वो इन्फॉर्मेशन दे, खुद से ही करना होता है सब कुछ। अभी तो सब इतने टूल्स आ गए हैं कि सब इजीली कर सकते हैं चैट जीपीटी। और ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही था क्योंकि एग्जैक्टली दिनेश भाई भी मुझे काफी दिनों से, मतलब मैं इनको रीच आउट करने का ट्राई कर रहा था और फिर वो भी बोल रहे थे, बट बिकॉज ऑफ सम शेड्यूल टाइम एंड ये सब कि उनका यही था पर्पस कि जो चीजें, जो गलतियां उन्होंने की है या फिर उनके सामने वालों ने की है, उनके जान पहचान वालों ने की है, वो आप ना करें, इसलिए हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि ये वीडियो बना लें। हाँ, और एग्जैक्टली, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन जनरल है और खुद के बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस है। यस तो और जो भी है उनके लिए अलग होगा, डिफरेंट होगा थोड़ा, बस केस टू केस सब चीजें वेरी कर सकता है। एग्जैक्टली, बट यू कैन टेक दिस एज अ स्टैंडर्ड। हाँ, बट ऑल्सो आई वुड गिव यू अ नोट, आप भी आपका पर्सनल स्टडी कीजिए एंड देन टेक दिस एज अ स्टैंडर्ड। सो हम लोग आए थे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया, आपका इंट्रोडक्शन जो था उसमें मास्टर्स आपने बताया कि आपने इंडिया से किया था एंड देन यू आर ट्राइंग फॉर पीएचडी डायरेक्टली फॉर जर्मनी। सो मुझे सबसे बेसिक एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबको आता है कि आपने जर्मनी ही क्यों चूज किया पीएचडी करने के लिए? राइट, तो एक्चुअली ट्राई स्टार्टिंग में यूएस के लिए भी कर रहा था। तो वहाँ पे क्या होता था कि पीएचडी एप्लीकेशन के लिए ही $200 $300 एप्लीकेशन डालने के लिए फीस लगता था यूनिवर्सिटी को। 200 उनको अप्लाई करने के लिए भी लगता था। तो मैंने टॉफल भी दिया था, स्कोर भी अच्छा खासा आ गया था। फिर जीआरई का प्रिपरेशन कर रहा था, तभी एक जर्मन मैं जो लैब में काम कर रहा था मास्टर्स के लिए, तो उस लैब में हमारा कोलैबोरेशन एक शारिटे यूनिवर्सिटी है बर्लिन में, अच्छा, उनसे कोलैबोरेशन में था काम। तो वो आए हुए थे उस टाइम पे, तो उनसे बात चल रही थी उस प्रोफेसर से मेरी। तो उन्होंने पूछा क्या प्लान कर रहे हो, तो मैंने बोला कि हाँ ऐसा पीएचडी का प्लान कर रहा हूँ बाहर ऐसे करने का।
तो उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू कम टू जर्मनी, ऐसा। वो जर्मन थे? हाँ, वो जर्मन प्रोफेसर अच्छा, थे। तो उन्होंने बताया, डिफरेंसेस समझाए कि यूएस में भी 5 से 6 साल जितना यहाँ पे है इंडिया में, उतना टाइम वहाँ पे भी लगेगा। काफ़ी रिगरस प्रोसेस है वहाँ पे भी। यूरोप में काफ़ी उसके कंपैरिजन में, यूएस के कंपैरिजन में, इंडिया कंपैरिजन में काफ़ी सही है। वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी सही है, और 3 से 4 साल में तुम्हारी पीएचडी भी हो जाएगी ऑलरेडी। तो ट्राई करो यहाँ पे। तो मैंने फिर उनसे पूछा और भी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। तो उन्होंने बोला एक फेलोशिप है DAAD करके फेलोशिप है। हाँ, डार्ट फेलोशिप है, तो अप्लाई करो और तुम्हारा खुद का फंडिंग रहेगा, अच्छा रहेगा। और वो सीवी में भी लिख सकते हो कि तुमने खुद एक स्कॉलरशिप एक्वायर की है। ओके, जनरेट की है या फिर हाँ, एग्जैक्टली एक्वायर की है ऐसा। तो फिर उन्होंने ही उस स्कॉलरशिप के लिए तुम्हें खुद का एक प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना था और अप्लाई करना था पूरे जर्मनी में, कहीं भी कर सकते हो फिर। और वो तुम्हारा एक होस्ट लेबोरेटरी चाहिए उसके लिए, कि मैं जिसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा मुझे एक होस्ट चाहिए कि वहाँ का प्रोफेसर मुझे होस्ट करेगा। अगर ये स्कॉलरशिप मुझे मिल गया तो, एक्सेप्ट हो गई तो, हाँ, एक्सेप्ट हो गई तो, स्कॉलरशिप एक्सेप्ट हो गई तो आपको एक होस्ट यहाँ पे चाहिए जर्मनी में, जो बोलेगा कि हाँ ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट करूंगा। तो वो एक लेटर एक्सेप्टेंस, एक लेटर भेजेगा कि मतलब ये स्टूडेंट के लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अगर इसको DAD फेलोशिप मिल गई तो काइंड ऑफ एक रेफरेंस लेटर लिखेगा, रिकमेंडेशन लेटर लिखेगा। तो वो रिकमेंडेशन लेटर DAD ऑफिस को फिर मैंने सबमिट किया, एक प्रपोजल लिखा, सब कुछ। तो वो नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया वो। बट जस्ट एक वन क्वेश्चन, कि ये जो प्रोफेसर यहाँ से आपको रिकमेंडेशन देगा, हम लोग उसको कैसे ढूंढेंगे? मतलब जैसे मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, इंडिया में मैं हूँ और मुझे ये तो समझ गया कि अभी डार्ट फेलोशिप अब मुझे मिलना है, वो मुझे मिल सकती है, बट ये रिकमेंडेशन, हाँ, तो उसके लिए क्या करना है कि प्रोफेसर्स को ढूंढना है अपने रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर मुझे पहले से पता है ड्यूरिंग मास्टर्स कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उस फील्ड में जो प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं उनको ढूंढना है, उनको एक पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखना है, उनके काम को बता के कि हमने आपके काम को पढ़ा है, आपके रिसर्च पेपर्स को पढ़ा है, और हमें पसंद, और मुझे बहुत पसंद है ये काम, और मैं बहुत पैशनेट हूँ ये काम करने के लिए। इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, इसमें लैब में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ लैब में, क्योंकि मैंने ये काम किया है, और वो सब कुछ आपके रिसर्च इंटरेस्ट से अलाइन होता है। तो लेकिन मैं एक स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहा हूँ, और अगर वो स्कॉलरशिप मिली तो मैं आपका लैब ज्वाइन करना चाहूँगा फ्यूचर में। समझ गया। तो जनरली मोस्ट ऑफ द रिसर्चर जो यहाँ पे हैं वो लोग एग्री कर जाते हैं इसके लिए, क्योंकि उनको खुद का फंडिंग तुम्हें नहीं देना पड़ेगा, खुद को, समझ गया, खुद के फंडिंग से पैसे भी नहीं देने पड़ेगे। करेक्ट। डार्ट से अगर आपको मिल रहा है, हाँ, तो उनको पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको पता है कि ये इसका पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्टली। एंड ये मेरा काम में भी आ सकता है, हाँ, और अपना भी काम हो जाएगा। तो उसमें विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, तो जनरली उसके लिए एग्री हो जाते हैं। ओके, बट एक चीज है कि जैसे आपने बोला कि आप एग्जाम्पल आपका ही दो मुझे, कि जब आप ढूंढ रहे थे आपके फील्ड में रिसर्च करने के लिए, तो ये जो यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर है, इसका कोई वेबसाइट या फिर कैसे हम लोग इनको, मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे मुझे पता है कि ये वेबसाइट पे जाऊंगा, इसमें लिस्ट ऑफ, जस्ट आपका एग्जांपल, अगर आपके रिसर्च में मैं लिस्ट आउट करूंगा तो नंबर ऑफ प्रोफेसर की लिस्ट आएगी। ऐसा कुछ वेबसाइट हमारे पास है, या फिर हम लोग इनको कैसे नहीं, ऐसा वेबसाइट नहीं है। उसमें क्या रहता है रिसर्च फील्ड में, कि अगर मैं जिस फील्ड में, अगर मैं पैशनेट हूँ कि मुझे ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मुझे इसमें फील्ड हूँ, प्रोटीन इंजीनियरिंग में, चाहे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, जो भी फील्ड होती है ना, तो सिंस मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो उसके रिसर्च पेपर्स पढ़ते रहते हैं हम लोग, उस फील्ड के रिसर्च पेपर पढ़ते हैं। तो रिसर्च पेपर में उन लोगों के सबके नाम लिखे होते हैं, प्रोफेसर्स लोगों को, तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट पता होता है हमें वो, कि मेरे फील्ड में ये प्रोफेसर लोग बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स, साइंटिस्ट हैं इस फील्ड में। तो और वहीं पे उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी रहती है, वो कहाँ पे हैं, कौन से यूनिवर्सिटी में हैं, कौन से कंट्री में हैं, पूरा कांटेक्ट सारे ऑथर्स के कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, जिसमें प्रोफेसर्स के भी कॉन्टेक्ट्स रहते हैं। तो वैसा उनका ईमेल मिल जाएगा कि, और अदरवाइज इन जनरल अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कि सपोज मैंने अपने फील्ड में उतने पेपर भी नहीं पढ़े, उतने प्रोफेसर्स को नहीं जानता, तो इन फील्ड सीधा इंफॉर्मेशन कोई भी ऑनलाइन जाके गूगल पे सर्च करने का, कि ये फील्ड में कौन कौन टॉप साइंटिस्ट हैं इन यूरोप और इन जर्मनी स्पेसिफिकली, सिटी का अगर नाम, कोई भी सिटी का नाम, तो वो गूगल आपको इन्फॉर्मेशन देगा वो, कि कौन कौन से लोग हैं। ओके, सो हम लोग
क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि हम लोग ये तो मैं इसलिए आपको deep down इसको लेके जा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे मन में आया, मतलब सबके मन में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, कैसे और मैं भी मिस कर रहा था, तो काफी इंपॉर्टेंट भी था वो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम दोनों को पता है हम लोग क्या बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके पर्सपेक्टिव से भी आपको पूछना चाहूंगा कि इसको ढूंढेंगे कैसे, ये नहीं वो अच्छा है, इसीलिए जब फील्ड डिफरेंट रहता है ना तो क्वेश्चन अच्छे आते हैं उसमें। ये क्योंकि हम लोग को आपके दिमाग में यू आर एन रिसर्च स्टूडेंट, मेरे दिमाग में आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो अगर मैं इस पर्सपेक्टिव में आगे बढ़ना चाहता हूँ तो क्या क्या सोचूंगा, मैं उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछूंगा। बिल्कुल ठीक है, तो आपने मुझे बताया कि हमारा क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम लोग कि आपने जर्मनी क्यों चूज किया। तो जर्मनी चूज करने के जो रीजन थे, आपने बताया कि आपको प्रोफेसर वहां पे उन्होंने रेकमेंड किया, आए थे उन्होंने बताया, रिकमेंड किया। यस, और सिंस मैं मास्टर्स जब कर रहा था, मास्टर्स के बाद ऑलरेडी सिंस मैं प्रिपेयर कर रहा था बाहर जाने का, मुझे बाहर से पीएचडी करना था, तो ऑलरेडी 1 साल और मेरा जा चुका था, क्योंकि 1 साल मैं एज ए प्रोजेक्ट असिस्टेंट वहाँ पे काम कर रहा था अभी, तो मास्टर्स के बाद भी 1 साल मेरा जा चुका था, तो मैं इंडिया में, तो मैं वही ट्राई कर रहा था कि कैसे भी अभी ये टाइम मुझे सेव करना है, वो कंपनसेट करना है वो टाइम को। 1 साल चला गया है, तो जब ये प्रोफेसर ने बताया कि 3 से 4 साल में ही पीएचडी हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि मेरे मन में था अभी भी 5 से 6 साल तो पीएचडी लगेगी, क्योंकि इन जनरल ऐसे ही होता है। तो मैं सोचा कि ये अच्छा है कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च भी डाउन नहीं होगी, मेरी क्वालिटी ऑफ जो रिसर्च होगी वो भी अच्छा है, और मेरा जो टाइम का है अभी 1 साल यहाँ पे गया है वो भी कंपनसेट हो जाएगा, क्योंकि 3 से 4 साल में ही पीएचडी हो भी जाएगी यहाँ पे। समझ गया, यस। बट अभी जैसे आपको 1 साल तो आपका चला गया था, तो आपको पता है हम लोग को फाइनेंशियल चीजें तो है ही। बिल्कुल। मुझे एक बताओ कि जैसे इंडिया में आप पीएचडी कर सकते थे, बट आपने यूरोप आना चूज किया। इफ देयर आर सम पीपल, उनको अगर डार्ट की फेलोशिप नहीं मिलती तो उन्होंने क्या करना चाहिए कि अगर ऐसे केस में, जस्ट ये सेम एग्जांपल को हम बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही, ये सही चीज है, क्वेश्चन है। तो अगर डीएडी नहीं है कोई बात नहीं, एक्चुअली डीएडी जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ओके, इतने सारे, तो हर यहाँ पे जैसे मैं जर्मनी का ही स्पेसिफिकली बात करूँगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैं ट्रूथफुल रहूँगा अगर सिर्फ जर्मनी पे बात करूँगा तो बहुत सारे ग्रेजुएट स्कूल्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे, वो टाइम टू टाइम अगर ऑनलाइन सर्च की बहुत सारे वेबसाइट है, मैं नाम भी बता देता हूँ, मे बी हम लोग उस कमेंट में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लिख देना, उसमें आपको मिलेगा। तो जैसे जॉब वेक्टर करके वेबसाइट है, jobvector.de, ओके, sciencejobs.com है, तो उसमें अगर आप वो वेबसाइट में जाओगे तो हर दिन आपको 10-15 पीएचडी पोजीशंस तो विद इन यूरोप, विद इन सिटी भी मिल जाएंगे, कभी कभी 4-5 तो विद इन सिटी भी मिल जाएंगे, जो बड़े बड़े जैसे बर्लिन, म्यूनिक, हाइडलबर्ग है, तो हर दिन पोजीशंस आते ही रहते हैं हमेशा। तो वो तो हो गया सीधा डायरेक्ट ओपन पोजीशंस, जैसे आप प्रोफेसर हो, आपके पास फंडिंग आई है, आपने प्रोजेक्ट लिखा है, गवर्नमेंट ने आपको फंड किया है, फंडिंग बॉडीज हैं वो लोगों ने फंड किया है, पैसा हमारे। अब मैंने क्या किया, मैंने जाके ये जॉब वेक्टर या साइंस जॉब्स है उसमें अपना पोस्ट डाल दिया कि मुझे ऐसा ऐसा स्टूडेंट चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा प्रोफाइल चाहिए स्टूडेंट का, कोई अगर ऐसा है तो वो डायरेक्टली कैन कॉन्टेक्ट मी, और वहाँ पे उनका ईमेल आईडी लिखा होता है, और वो ईमेल आईडी में आपको जाना है ईमेल आईडी पे, और जस्ट उनको एक सिंपल अपना सीवी और कवर लेटर के साथ सबमिट कर देना है। okay. सीवी एकदम क्रिस्प रखना है, 1 से 2 पेज मैक्सिमम, कवर लेटर 1 पेज मैक्सिमम। और इस सीवी का और कवर लेटर का हम लोग इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे, एक सेपरेट बनाएंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर लेटर और सीवी से एग्जैक्टली आपको ये चीज झूठ लगेगी, लेकिन इंडिया में जैसे सीवी होते हैं और यहाँ के सीवी, इसमें काफी डिफरेंस होता है। जैसे मैं इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, क्रिस्प रखना, 1 मैक्सिमम 2 पेज, मैक्सिमम 1 पेज इज ऑल्सो फाइन, राइट। बट इसका कोई स्टैंडर्ड है क्या? मतलब जैसे हम लोग यूरोपास सीवी बोलते हैं, जैसे यूरोपास सीवी अगर हम लोग बनाते हैं तो हम लोग सीवी उसको अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। वैसे ही आपको अगर इस पीएचडी को अप्लाई करना है तो ये जो यूरोपास सीवी है ये चलेगा इसमें, या फिर इसको छोड़ के भी कोई है? जैसे नहीं, एक यूरोपास सीवी है तो वो तो नॉर्म एकदम स्टैंडर्ड यहाँ पे सीवी माना जाता बेसिक, है, बट वो बहुत बेसिक सीवी है। आप एकदम नॉर्मल सीवी भी बना के अगर भेजे, कुछ भी
बहुत उसमें बहुत कुछ हाईलाइट नहीं, हवाई बातें नहीं, हाँ बहुत सारे कलरफुल उसमें कुछ कलरफुल लाइन नहीं, बहुत सिंपल एकदम लाइन बाय लाइन बना के एकदम वर्ड पे सब कुछ बना के लिख के PDF में कन्वर्ट करके भेजे, वो भी चलेगा। ऐसा कुछ, क्योंकि रिसर्च फील्ड में इतना वो लोग मतलब ऐसे कुछ कोई अलग दुनिया में नहीं जीते हैं वो लोग, और वो बिल्कुल दिखावे का दुनिया तो बिल्कुल है ही नहीं। उसमें अगर आपने बहुत क्रिएटिविटी दिखाया ना तो वो पक्का फेल कर देंगे। समझ गए? वो एकदम सिंपल, जितना जैसे हम लोग करते हैं ना कि जॉब में भले मुझे फॉर एग्जांपल लेट्स से ये सॉफ्टवेयर मुझे आता नहीं है, बट मैं डाल देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ उसको दिखाना है कि मेरे को ये भी आता है, वो भी आता है। वैसे रिसर्च में नहीं होता है, वो रिसर्च में नहीं होता है। वही है कि अगर मैंने कभी लाइफ में जैसे रिसर्च में है कि अगर एक एक्सपेरिमेंट कभी किया है ना तो उसमें ये नहीं लिख देना है कि मैंने किया, मुझे आता है। समझ गए? ये कभी नहीं लिखना है। अगर जो आता है मतलब तुम्हें उसमें A to Z सब कुछ आता है, उसमें अगर कुछ ट्रबल आया तो तुम्हें ट्रबल शूटिंग भी आता है, सब कुछ मतलब यू आर एन एक्सपर्ट, यू आर एन एक्सपर्ट। उसमें लिखो कि मुझे ये आता है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग अगर लिख दिया हमने ना CV में कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट आता है, तो अभी वो लोग ये तुम्हें ऑलमोस्ट एक्सपर्ट समझते हैं फिर उसके लिए, तो उनको प्रॉब्लम होगा तो तुम्हें पूछने भी आएंगे। करेंगे, हाँ। करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट कभी ऐसा कर लिया था एक बार कभी, वो भी लिख देते हैं कि हाँ ये भी किया है, ये भी आता है हमें, ये भी। नहीं, जस्ट मेरा एक एग्जांपल है इसमें। एक्चुअली मैंने एक जॉब के इसमें से बात करूंगा मैं कि जर्मन्स, मुझे ऐसा लगता है ना, ये रिसर्च का आपका टॉपिक है, बट आई मीन इट्स अ पोस्ट PhD टॉपिक, बट जॉब में भी हो या किसी में भी हो, द मेंटालिटी ऑफ जर्मन्स इज कॉमन। उनका ये कहना है कि अगर आपको आता है तो आप यस बोलो, आपको नहीं आता है तो आप नो बोलो, बट प्लीज डोंट ट्राई एंड फूल अस, बिकॉज उनका टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंड वही मैं ट्राई करूंगा इसमें, मतलब वही ट्राई कर रहा था मैं बोलने का कि if you know it 100%, then make it sure that you are writing something, तो आपको सब आना ही चाहिए। बिल्कुल, कुछ भी हवाई बातें नहीं। वही एग्जैक्टली, इसीलिए हम लोग जब CV वहां से भेजते हैं ना, तो जो स्किल्स होता है ना, वो आधा पेज का तो स्किल ही लिख देते हैं। वो एक्चुअली उसमें 1/4 भी हमें नहीं आता है ट्रूली, ऑनेस्टली, मतलब वो तो, हाँ वो कभी एक बार किया है ना तो पूरा लिख देते हैं, हाँ हमें ये आता है पूरा पूरा सब कुछ आता है। एक्चुअली वो आदत है ना वहाँ। वही यहाँ पे ये लोगों का क्या है, अगर हमने सिर्फ 2 लिखा ना, सिर्फ 2 स्किल में 2 कि हमें ये वर्ड और एक्सेल आता है ना, ये लोग उसका रिस्पेक्ट करेंगे कि उसको 2 एक्सपेरिमेंट था ना, उतना ही आता है, उसने उतना ही लिखा है। समझ गया? मतलब वो गलती मैंने सबने किया है। मैंने भी लिखा है कि कभी एक्सपेरिमेंट जो किया है वो भी डाल दिया कि हाँ मुझे एक किया है, मुझे आता है, लेकिन वो नहीं ये चीज मैंने भी की है। उस इंटरव्यू में पूछ रहा है कि हाँ ये आता है ना तुम्हें, मैंने बोला नहीं किया है, तो बोला नहीं किया है और आता में बहुत डिफरेंस है। एक्चुअली वही बोल रहा था ना, जो आपने किया है मेक श्योर कि आपको आता है, तभी आप बोलो कि वो है। यस, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही तो CV और ये जैसे हो गया तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही है जो आपको सेलेक्ट कराएगा। बराबर, आप जब अप्लाई करोगे तो CV और कवर लेटर, वही मेन चीज है जो आपको सेलेक्ट कराएगा एक्चुअली। और तो सब कुछ आके सब लोग सीख सकते हैं, कुछ ऐसा जर्मनी में एक बार आप आ गए तो आपको सीख तो जाओगे, लेकिन बिल्कुल आना ही तो सबसे डिफिकल्ट टास्क है। एग्जैक्टली, और आने के लिए वो स्टेपिंग स्टोन वही है, CV एंड कवर लेटर। सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल है, सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल वही है। करेक्ट बिल्कुल बराबर। तो ये था हमारा काफी डिटेल डिस्कशन, हम लोग इसमें लेके गए आपको कुछ और टॉपिक्स पे भी, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। राइट। सो कमिंग बैक टू नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने लेट्स से एक्सपीरियंस, आपने बोला कि जैसे वो जो बंदा था आपको बताया कि आप जर्मनी जाओ, एंड देन आप जर्मनी को ट्राई किया, आपको वो फेलोशिप मिल गई, आप आ गए, तो आपको PhD करते वक्त क्या क्या चैलेंजेस? तो हाँ, तो मैंने अप्लाई किया जब वो फेलोशिप के लिए, तो वो फेलोशिप नहीं मिला, रिजेक्ट हो गया। सॉरी, मेरे को लगा तो DAD ने रिजेक्ट किया वो। तो मैं डायरेक्टली अब ओपन पोजीशंस के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, वो वेबसाइट के थ्रू, जॉब वेक्टर एंड ओपन। तो उसमें मुझे एक प्रोफेसर से मैं कनेक्ट किया, तो उसने उसके साथ इंटरव्यू हुआ, तो उसने बोला कि तुम आ जाओ बट तुम 6 मंथ का एक प्रोजेक्ट करो हमारे साथ। और वो मेरे लाइफ का एक्चुअली बेस्ट कोई एडवाइस मुझे दिया था ना, तो बेस्ट था। कि पहले, क्योंकि बहुत सारे कल्चरल और वर्क एथिक डिफरेंसेस आएंगे, अगर हम डायरेक्टली आते हैं ना बहुत स्ट्रगल हो जाता है। इमीडिएटली आके अगर काम स्टार्ट किया ना, बहुत कुछ समझना होता है, बहुत कुछ जाना होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है सब कुछ समझने के लिए। तो उसने मुझे ऑलरेडी 6 मंथ के प्रोजेक्ट पे बुलाया। जब 6 मंथ का प्रोजेक्ट किया, डार्मस्टाड एक जगह है, तो हेसन में ही है, इसी स्टेट में।
तो वहाँ पे 6 मंथ का उसने मुझे प्रोजेक्ट फेलोशिप दे दिया। वो उसमें मुझे पे भी किया, जनरली पेड नहीं होता है वो, बट उसने पे किया मुझे। तो वो मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा था, क्योंकि वो 6 मंथ में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को, बहुत डिफरेंसेस थे वर्क कल्चर में और यहाँ के कल्चर में, लैंग्वेज, फिर वर्क लाइफ बैलेंस, टेम्परेचर, बाहर के जो चीजें, सोशल लाइफ, खाना, सब कुछ इतना डिफरेंसेस थे। लेकिन वो 6 मंथ में सब कुछ धीरे धीरे मैनेज हुआ, तो धीरे धीरे अडॉप्ट हुआ मैं। और अब 6 मंथ के बाद पता था कि हाँ, यहाँ पे ऐसे काम करना होता है, ऐसे कल्चर है, ये है खाना, वेदर, सब कुछ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होने लगा, मतलब अडॉप्ट होने लगा। उसके बाद अप्लाई किया मार्बर्ग में पीएचडी मिल गया, पीएचडी किया 2021 में पीएचडी खत्म हुआ, 3 साल से, देन पोस्ट डॉक। ओके, बट ये जो मार्बर्ग में आपने पीएचडी किया, उसके पहले जो आप 6 महीने यहाँ पे आए थे, तो कंसिडरिंग द कल्चरल डिफिकल्टीज, वो छोड़ के, जैसे मतलब टेक्निकल चीजें छोड़ के, बाहर में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए? जैसे सोशल लाइफ हो गई, या फिर इंडिया का खाना मिस किया, ये सब चीजों में भी आप थोड़ा, इट्स नॉट रिलेटेड टू द स्टडीज, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, वो भी हम लोग इसमें ट्राई करेंगे कि डिफिकल्टीज। हाँ, तो उसमें मेन चीज तो वही रहता है कि वेदर को टैकल करना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट एक्चुअली। वहां से मैं जहाँ से आ रहा था, वहाँ पे 40-45 डिग्री नॉर्मल था, और सीधा जब आया यहाँ पे तो माइनस में था, तो वो ऑलरेडी बहुत ह्यूज डिफरेंस था टेम्परेचर में ही, टेम्परेचर डिफरेंस है। प्लस यहाँ पे वेदर 6 महीने ऐसा डार्क रहता था, तो वो बहुत विंटर में, हाँ, तो वो विटामिन डी लेवल आपका बहुत कम होता है। तो सबसे पहला तो आपको मतलब डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए यहाँ पे मतलब जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाके अपना विटामिन डी लेवल चेक कराना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे जो है हमें विटामिन डी का प्रॉब्लम नहीं होता, डिफिशियंसी नहीं होती है। तो यहाँ पे तो अगर जैसे विटामिन डी लेवल कम हुआ तो आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा लो होता है, बहुत फटीग फील करते हो, और काम में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, काम में मन नहीं लगता है, तो वो सब होते हैं। तो आपको एक जनरल प्रैक्टिशनर भी चाहिए कि मतलब जाके आप बात करके टाइम टू टाइम चेक कराते रहो कि सब कुछ बराबर चल रहा है। तो एक वो प्रॉब्लम हो रहा था, स्टार्टिंग में पता नहीं था वो सब चीजें कि सब करना है, और ऐसा लगता था क्यों मैं इतना हमेशा थका ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ, ये सब। प्लस ऑफकोर्स अपना खाना जो रहता है, मिस करते हैं वो 100% वो, और वो क्लीशे हो चुका है, उस पे बोलूं तो ऐसा लगेगा वो तो मतलब सबको पता है, जो जी रहा है उसको पता है कि खाने का, लेकिन वो खाने का फिर बाद में सब हो जाता है सॉर्टेड। जैसे आप टाइम आप स्पेंड करते हो थोड़ा, बट स्टार्टिंग में बहुत मिस करते हो। आपको फैमिली है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, कल्चर अपना सब कुछ, वो मतलब वो ऐसा है ना कि वहाँ पे हम लोग कंफर्ट जोन में होते, राइट, बहुत कंफर्ट के यहाँ पे आके फिर ऐसा लगता है अकेली जिंदगी कैसे चल रहा है ये सब। लेकिन वही है कि लाइफ मिला है तो चैलेंजेस भी फेस नहीं करोगे ना, मजा नहीं है फिर ऐसा। चैलेंजेस फेस करो, एक्सप्लोर करो। आए हैं तो अभी क्या बोलते, पानी में एक बार आप उतर गए तो हाथ पैर मारो, अभी नहीं आ रहा है तो हाथ पैर मारो, नहीं तो डूबना ही है, वैसा कुछ ऑप्शन नहीं है एग्जैक्टली। करेक्ट। बट यहाँ पे मतलब वही है, ये सब चैलेंजेस आपने बोले, तो अभी चैलेंजेस हम लोग, ये तो बाहर के चैलेंजेस, इंटरनल आपको जो आपने बोला कि कल्चरल चैलेंजेस आए, तो जैसे वर्किंग आवर्स हो गया, या फिर उनके साथ बात कैसे करते थे, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम तो आपने बताया लैंग्वेज का। वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो है ही, स्टार्टिंग में बहुत सारे लैंग्वेज के प्रॉब्लम। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट अगर कोई भी आ रहा है ना, तो बेसिक तो सीखो, बेसिक सीखो। वो हम सबने गलती की है, मैंने भी गलती की है। बेसिक सीख के, और जिससे कि मैं अगर सुपरमार्केट में हूँ, कहीं बाहर हूँ, कुछ भी कराने, हेयर कट ही कराने यार, तो एटलीस्ट मुझे बेसिक इतना पता है, बेसिक बस इतना कि मैं इतना बोल पाऊँ कि मुझे क्या चाहिए, करेक्ट, मुझे क्या चाहिए। अगर कन्वर्सेशनल लेवल नहीं है कोई बात नहीं, वो आके फिर कुछ टाइम स्पेंड करके, फिर यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस इतना ठीक ठाक है कि उसमें आपको टाइम मिलेगा कि और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने के लिए भी पूरा प्रॉपर स्पोर्ट्स और वो सब करने को मिलेगा। तो वो लैंग्वेज की वजह से काफ़ी आइसोलेटेड फील हो सकते हो। विद इन ए ग्रुप अगर कहीं हम काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी बहुत आइसोलेशन फील हो सकता है। इसीलिए इसीलिए एक अपना सपोर्ट सिस्टम बना के रखना, कुछ फ्रेंड्स बना के रखना, उनसे मिलके पीयर ग्रुप ऐसा बना के रखना कि जिनसे बात कर सके हम, उनसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सके। जो लोग हैं कोई अगर पहले उस लैब में पहले रह के गया है तो उनसे भी बात कर सके, सीनियर कोई है तो उनसे भी बात कर सके। और फ्रेंड सर्कल भी, एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाके उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके चिल आउट कर सके,
अगर बहुत काम इंटेंसिव काम रहा है दिन में तो उनके साथ जाके स्ट्रेसफुल रहा है तो जाके उनसे बात करके थोड़ा चिल कर सके, साथ में बैठ के ऐसा बैठ के चाय पी सके और क्या नहीं तो, मतलब वही है। और टाइम मिले तो क्रिकेट भी खेल पाए। एग्जैक्टली टाइम मिले वो तो मतलब कोई भी स्पोर्ट खेले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो नेटवर्क आपका स्ट्रांग करोगे तो वो ऑटोमेटिक चीजें होगी। वही है, मतलब ये काफी चैलेंजेस के ऊपर ज्यादा कोई बात नहीं करता। नहीं वो बहुत सारे ऐसे है और वो इतना इंपॉर्टेंट है वो सब करना। जनरली हम क्या करते जब आते हैं ना तो आते ही मतलब चूंकि अभी वहां से आ रहे हैं ना हम, तो वहां पे हमारा पूरा ऐसा प्रॉपर कोई वर्क लाइफ बैलेंस, ऐसा लाइफ वर्क बैलेंस नहीं है। मैं हमेशा वर्क लाइफ नहीं बोलता हूँ, मैं लाइफ वर्क बैलेंस बोलता हूँ। लाइफ पहले आता है देन वर्क आता है। करेक्ट। तो मैं हमेशा लाइफ वर्क बैलेंस बोलता हूँ। तो यहाँ पे उस पे काफी ध्यान देते हैं। अगर आपको कुछ चीज नहीं पसंद है नो बोलो। हर चीज के लिए यस बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेल इवनिंग के बाद मेल नहीं चेक करना है, वीकेंड पे मेल नहीं चेक करना है अनटिल अनलेस बहुत एक्सट्रीमली कुछ इंपॉर्टेंट है, इतना कि हाँ कुछ भी हुआ है तो भी जाना नहीं, आग लगी है तो वो कोई और जाएगा। वो लेकिन इतनी यहाँ पे सिचुएशन नहीं होती। ऐसा नहीं है, कुछ भी है मेल चेक ऐसा नहीं करना है इवनिंग के बाद, वीकेंड के बाद, क्योंकि आपने चेक किया कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा दिख गया ना पूरा वीकेंड खराब हो जाएगा ऐसा। वो तो आपको बिजी रखेगा। हाँ तो जो अगर वहां पे जैसा हमारी मेंटालिटी है ना, आके मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आते ही आप ऐसा तुरंत समझ जाओगे, सब कुछ तुरंत छोड़ देगा। यहाँ पे आओ, देखो, सीखो, देन वो अडॉप्ट करो उसी में। जैसा वो कल्चर है उसी में अडॉप्ट करके वो छोड़ दो। फिर वो मुझे भी अभी सैटरडे संडे नहीं जाना है अनटिल अनलेस मेरा ऐसा एक्सपेरिमेंट, बहुत क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट है, सबमिट कुछ पेपर वगैरह पब्लिश करना है कोई बड़ा वो सब, तो आपको जाके करके आओ। लेकिन जरूरत नहीं है ऐसा। तो वही है। और सेकेंड ये है कि काम के टाइम पे बर्न आउट होना बहुत कॉमन चीज है पीएचडी में। बर्न आउट मतलब बहुत नॉर्मल चीज है, स्ट्रेसफुल होना बहुत। इसीलिए कोई भी स्पोर्ट्स कुछ भी हो, जिम हो, चाहे कोई गेम हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, जो भी मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी या स्पोर्ट्स जो भी आप, वो इतना इम्पोर्टेंट है। वो मैंने पर्सनली इतना मिस किया है वो। और वो बाद में जब किया तो पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट था। अगर ऐसा किया होता तो मैं बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन को के थ्रू नेविगेट कर सकता था बहुत सारा। तो वो जो हम स्पेशली हम लोग इंडियन लोग हम बहुत वो उस पे ध्यान नहीं देते। हम आते हैं तो अपना जो काम है ना बहुत सीरियस काम करते हैं। काम में हम लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब अपने लोग क्योंकि हम ऑलरेडी वेल इक्विप्ड हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे वो हमें इतना ज्यादा ऑलरेडी इतना ज्यादा बता देते हैं कि चीजें हमें बहुत पता रहती हैं। हम लोग उधर पॉलिश हो चुके हैं, ऑलरेडी पॉलिश हो चुके हैं आके। बट यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा नहीं करना है आके। अभी वो नॉलेज को यूज करके वो सब कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पे वेदर है, फूड है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आपको स्ट्रेस में। इंडिया में क्या है, फ्रेंड सर्किल, रिलेटिव, फैमिली, बहुत सारी चीजें होती है तो हमें कभी स्ट्रेस होता नहीं है ऐसा। सोशल इवेंट्स, सोशल लाइफ इतना ज्यादा है एग्जैक्टली, तो हमें कुछ पता नहीं चलता। बट यहाँ पे बहुत लाइफ आइसोलेटेड हो जाती है। इसलिए वो स्पोर्ट्स होना, अपना एक सपोर्ट सिस्टम रहना, पीयर ग्रुप बना के रखना, आइसोलेटेड फील ना करना, और अगर उसके बाद भी कुछ होता है तो इमीडिएटली हेल्प मांगना, जाके एक्सपर्ट से, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से उनसे बात करना, ट्रीटमेंट लेना, वो तुरंत जाके करना होता है। हर यूनिवर्सिटी के पास सबका प्रॉपर सिस्टम है कि मेंटल हेल्थ के लिए उनके पास पूरा सिस्टम है एक प्रॉपर। वहाँ पे जाके बात करना, उनसे सपोर्ट लेना, हेल्प लेना। और यहाँ पे भी है, लैब भी सपोर्ट करेगी अगर पहले से ही सब कुछ बात करके क्लियर रखना कि मेरा ये प्लान है, मुझे यहाँ से यहाँ तक ये करना है, A to B जाना है, B to C जाना है, A to D नहीं जाना है मुझे। प्रॉपर सब कुछ क्लियर रखना तो सब कुछ सिस्टम एकदम स्मूथ जा सकता है, सही जाएगा मतलब ये। और एक चीज है कि जैसे आपने बोला बेसिक जर्मन सीख के, हाँ, तो कुछ लेवल वाइज अगर आप बता पाओगे तो मतलब आपको क्या लगता है कि बेसिक लेवल जर्मन भी क्या होती है? बिकॉज देखने वालों को तो ये नहीं पता कि बेसिक ऐसा है, अगर कोई A2 तक करके आए एटलीस्ट, A1 से A2 तक तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट A2 तक करके आए। उसमें क्या है, एटलीस्ट हमें नंबर्स पता है, हमें वर्ड्स बहुत सारे पता है, हमें प्लेसेस के नाम बहुत सारे पता है, और एक बेसिक फॉर्मुलेशन ऑफ ये वर्ड्स, सेंटेंसेस वो हमें पता है। तो उसमें हम क्या करता है, अगर कुछ गलत भी बोले ना तो एटलीस्ट यहाँ पे ये लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये गलत बोल दिया, ऐसा कैसे बोल सकते हो, ऐसा
अप्रिशिएट करेंगे कि आपने एफर्ट डाला, आपने बोला, गलत ही बोलो, गलत ही बोलना है, लेकिन उन लोग को अच्छा लगता है ना, आप ट्राई कर रहे हो, आप ट्राई किए ना, उनके लिए वही बहुत है, वो उल्टा मोटिवेट और करते हैं। आपने ट्राई किया ना तो वो ऑलरेडी स्विच कर जाएंगे इंग्लिश में, अगर देखेंगे बहुत स्ट्रगल हाँ, नहीं वो मोटिवेट करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर वो अपने एफर्ट डाला ना तो वो एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे वो। तो ये मेरा भी तो एटलीस्ट A2 तो मेरे हिसाब से A2 तो रहना चाहिए। आई विश कि मैं A2 करके आया होता तो मेरा लाइफ टू बी ऑनेस्ट बहुत इजी रहा होता, क्योंकि मैं जिस लैब में काम किया वहाँ पे पूरा जर्मन कल्चर था, पूरा प्रॉपर लैब मीटिंग जर्मन होता था, मेरा खुद का प्रोजेक्ट डिस्कशन भी जर्मन में होता था, पूरा सब कुछ जर्मन में रहता था। लेकिन अल्टीमेटली वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि मुझे इसके वजह से काफी सीखने को भी मिला ऐसा। हाँ, लेकिन वही है, मतलब अगर आप सीख के आओ तो आपको बहुत इजी होगा, बहुत ही आपका लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। करेक्ट, नॉट ओनली इन टेक्निकल फील्ड बट बाहर भी सोशल लाइफ। एग्जैक्टली, नए पता नहीं आप जर्मन्स भी फ्रेंड्स बना सकते हो या फिर अलग कल्चर के लोगों के साथ भी घुल बिल्कुल सकते हो, बिल्कुल तो आपको एग्जैक्टली इजी है, एग्जैक्टली ओपन माइंडेड रहना है पूरा, हर डिफरेंट कल्चर के लिए, डिफरेंट फूड के लिए, डिफरेंट लोगों के लिए, सबके लिए एकदम ओपन माइंड रखना है। इसीलिए तभी आप नॉलेज परसीव कर पाओगे, इसीलिए आप हर चीज बहुत डिफरेंट वे में सोच सकते हो, हर चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। तो आपको फिर सबके लिए रिस्पेक्ट, हर कल्चर के लिए रिस्पेक्ट, हर रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट, सबके लिए तो ही आएगा जब आप एकदम प्रॉपर ओपन माइंड आओगे कि मैं अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहूंगा, मैं सब कुछ के लिए रेडी हूँ। अभी मैंने अपने आप को मतलब पानी में डाल दिया है, अभी स्विम करना है, अभी मुझे करना है कुछ भी नहीं। तो वही है ना कि मतलब वो एक क्या बोलते हैं, एक सेइंग है कि A ship is always safe at the port, बराबर, but that is not what is meant for. करेक्ट, उसका डेस्टिनेशन और वो नहीं है, वो उसके लिए नहीं बनी है, उसके लिए बनी ही नहीं है। तो वही है कि अगर अभी आए हैं, अगर अपना कंट्री ही छोड़ के अभी आए हैं, तो मैं अपने में ही क्यों रहूं, खुद में क्यों रहूं। अभी मैं एक्सप्लोर करूंगा, उसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, और जितना जानने समझने को मिलेगा तभी उतना ही आप हम्बल बनोगे, उतना ही नॉलेजेबल बनोगे। बराबर, और ये आपको जीने के लिए भी इजी होगा, जीने के लिए भी बहुत इजी होगा, यहाँ की जिंदगी जीने के लिए बहुत इजी होगा, यहाँ के लिए नहीं, पूरे अपने लाइफ के लिए मतलब बहुत इजी होगा। वही मतलब कैसा है, जर्मनी में काफी लोगों को लगता है कि बाहर चले गए, शाहरुख खान की मूवीज वाला सीन आता है ना, हाँ, कि बाहर गए मस्त स्विट्जरलैंड घूम रहे, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी प्रॉपर स्ट्रगल है, अपना खुद का पूरा प्रॉपर स्ट्रगल है, सबके प्रॉस एंड कॉन्स हैं हर जगह के। स्ट्रगल तो आई वुड से हम लोग कंपेयर इंडिया से करते हैं ना, स्ट्रगल है। आई वुड से आप इंडिया में रहो या फिर जर्मनी, ऐसा नहीं कि इंडियंस वहाँ पे स्ट्रगल नहीं कर रहे, हम लोग वहाँ पे, मैं खुद जॉब करके आया हूँ, इंडिया में भी स्ट्रगल है, बट पूरा बहुत टाइप ऑफ स्ट्रगल लेट्स से इन जर्मनी इज अदर, लेट्स से डिफिकल्ट नहीं बोल सकता हूँ मैं, बट डिफरेंट है इंडिया से, मतलब इंडिया का स्ट्रगल कुछ और है, यहाँ का कुछ और है। सो ये मतलब आई वुड से कि हमने अच्छे से समराइज किया चैलेंजेस के ऊपर, राइट। तो हमने अभी चैलेंजेस के ऊपर अच्छी तरीके से बात किया, कुछ ज्यादा ही हमको हम लोग थोड़ा फिलॉसफी भी उसमें हो गया थोड़ा, बट इम्पोर्टेंट है, आई वुड से दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अभी मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है जिसके लिए सब लोग रुके हुए हैं, कि जैसे आपने बोला कि आपने डार्मस्टाड में 6 महीना पहले आप लेट्स से प्रैक्टिस के लिए आए थे, या फिर आपने वहां से स्टार्ट किया एंड देन यू केम टू मार्बुर्ग, तो आपने जो ये लैब सिलेक्शन जो बोल सकते हैं हम लोग, इसको लैब सिलेक्शन बोलूंगा मैं, नहीं इंडिया से अगर हम लोग आ रहे हैं या फिर आप जैसे डार्मस्टाड से मार्बुर्ग आए, तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो आपने कैसे इसको ही चूज किया, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, और लेट्स से मार्बुर्ग की ही लैब क्यों चूज किया, तो इसके ऊपर थोड़ा हमको, और एक और जस्ट वन थिंग, आपका जो रिसर्च है ना, आपका जो पीएचडी है, तो आपका पीएचडी आपने मार्बुर्ग में जिस जहाँ से किया, वो भी आप प्लीज एक बार और बताइए कि जो भी आपका फील्ड था उसको आपने मार्बुर्ग में कैसे चूज किया। राइट। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत रेलिवेंट एक्चुअली टॉपिक है, क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली मतलब मैं इसलिए भी इस पे बात कर सकता हूँ क्योंकि मैंने भी इस पे गलती की है प्रॉपर लैब चूज करने में, लैब सिलेक्शन में। और आई थिंक बहुत सारे लोग ये गलती जरूर करते हैं कि वो लैब सेलेक्ट करने से पहले इतना ज़्यादा उस पर रिसर्च, इतना ध्यान नहीं देते हैं कि हमें कौन सा लैब एग्जैक्टली चूज करना है, क्योंकि उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं कि हमें कैसा लैब चूज करना चाहिए। क्योंकि एक रफ स्टैटिस्टिक्स ऐसा है कि ऑलमोस्ट 1/3 लोग पीएचडी स्टार्ट तो करते हैं बट फिनिश नहीं कर पाते हैं, आइदर स्टार्ट या तो मिड या तो ऑलमोस्ट एट द एंड सबमिट ही नहीं करने दे। हाँ, कुछ ना कुछ हो जाता है लैब सुपरवाइजर के साथ, लैब मेट्स के साथ, फंडिंग के साथ, उनके खुद के साथ, मेंटल हेल्थ के वजह से बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम, बहुत सारे फैमिली बहुत सारी रीजंस हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि आ जाते हैं कि जिसके वजह से कंप्लीट नहीं हो पाता है।
तो जैसे मैं डामस्टा में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, उससे ऑलरेडी एक ऐसा एग्जांपल मिलेगा कि कैसे चूज करना होता है। हाँ। जैसे मैं जिस फील्ड में था वहाँ पे एक रेडियो ऑन्कोलॉजी फील्ड में था, तो मुझे एक ऐसा लैब चाहिए था जो ऑलमोस्ट रेडियो ऑन्कोलॉजी पे ही काम करता हो, जिससे कि मुझे पहले से ही कुछ पता है उसके बारे में, काम के बारे में, और मुझे वैसा ही काम करना था। बराबर। तो लकीली मुझे मारबर्ग में रेडियो ऑन्कोलॉजी फील्ड में एक नया लैब इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो मैंने अप्लाई किया। तो उन लोगों ने जब मेरा CV देखा तो ऑफकोर्स उनको लगा कि अरे इसको तो पहले से एक्सपीरियंस है, तो चूज कर लिया। बट ऐसा इन जनरल होता नहीं है। जब भी हम ऐसा लैब चूज जब भी करने जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो आपको लैब के बारे में पता करना होता है, लैब के बारे में, वो लैब वेल फंडेड है, वेल इस्टेब्लिश्ड है, क्या मुझे जो काम करना है उसके सारे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रॉपर एक टाइम फ्रेम में, जितना मुझे 3 से 4 साल में अगर खत्म करना है तो क्या मेरे लिए 3 से 4 साल तक उसमें प्रॉपर फंडिंग रहेगा लैब में। वो जानने के लिए लैब सुपरवाइजर का कोई अगर टॉक है ऑनलाइन या कुछ भी है तो वो देखो कि वो कैसा है। उससे जब बात कर रहे हो इंटरव्यू में तो भी उससे प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग करके उससे बात करो कि मुझे मेरा ऐसा काम मेरा रहेगा, क्या मेरा रहेगा काम, 1 साल में मेरा क्या टारगेट है, सेकेंड ईयर में मेरा क्या टारगेट है, कैसे एग्जैक्टली सब कुछ करके प्रॉपर उसका बिहेवियर में भी क्या वो रिस्पेक्ट करता है तुम्हारे पर्सपेक्टिव को, तुम्हारे थॉट्स को। लैब कैसा है, अगर लैब का कोई एक्स मेंबर है उससे बात करो, कनेक्ट करो उससे, नेटवर्किंग करो, लैब के बारे में पता करो कि लैब का कल्चर, वर्क कल्चर कैसा है, क्या वो लोग भी लाइफ वर्क बैलेंस को प्रायोरिटाइज करते हैं या बहुत सारा काम, मतलब हर दिन काम करना पड़ता है और कुछ ब्रेक नहीं मिलता है इतना इजीली, बहुत स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट है। तो ये सब चीज़ें प्रोफेसर्स के बारे में, लैबमेट्स कैसे हैं, क्योंकि आप अगर प्रोफेसर आपका अच्छा है लेकिन लैबमेट्स अच्छे नहीं हैं तो भी आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली आपको काम उनके साथ करना है। correct. तो एक इन्वायरमेंट, अगर आपको सब 10 लोग हैं, अगर एक कोई ऐसा आपके साथ नहीं बन रहा है तो वो चलेगा, लेकिन अगर सब लोग कहीं ऐसा आपके साथ मेंटालिटी अलाइनमेंट नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है काम करने में, क्योंकि सबको सेम इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, सबको सेम लैब मीटिंग में बैठना है सबको, तो सबके बारे में पता करना है कि लैब फुल्ली, तो पॉइंट यही है कि लैब फुल्ली फंडेड है कि नहीं, करेक्ट, सारे इंस्ट्रूमेंट हैं कि नहीं, जो सैंपल्स पे मुझे काम करना है क्या वो सैंपल, अगर मुझे सपोज एनिमल पे काम, जैसे माइस पे काम करना है, पेशेंट सैंपल्स मुझे चाहिए, क्या ये सब अवेलेबल हो सकता है कि नहीं, वो अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट तो इसी पे रहेगा सब कुछ। तो और इसके अगर ये अवेलेबल नहीं तो आपका टाइम भी ज्यादा लग सकता है। एग्जैक्टली। बॉस के जो अपना लैब सुपरवाइजर है उसके बारे में पता करना, क्या वो स्टूडेंट को सपोर्ट करता है, क्या मुझे वो बाद में भी सपोर्ट करेगा कि नहीं, क्या उसके साथ में हमेशा 1-to-1 मैं बात कर सकता हूँ, और विदाउट, हाँ, उसका नेचर कैसा है, सब कुछ। सेकेंड ये है कि अल्टीमेटली आपका पैशन भी मैटर करता है कि आप कितने पैशनेट हो अपने काम के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका पैशन ही है कि जब आपको जब हार्ड टाइम आपका चलेगा ना तो उसके थ्रू आपको नेविगेट कराएगा। वो पैशन ही है कि जो आपको वहाँ पे रोकता नहीं है, फिर नहीं तो गिव अप कर देना होता है, लेकिन वो पैशन की वजह से आप निकल जाते हो, आपको फील नहीं होता है हसल करने के लिए आप कितना रेडी हो। एग्जैक्टली। आप जो टारगेट है आपका, वहाँ पे जो आपको जाना है उसके लिए आप कितना हाथ पैर मार रहे हो, एग्जैक्टली, वो उसमें कवर हो जाएगा। वही ये चीज है, मतलब वही कि उनके काम के बारे में रिसर्च करो, उनके पेपर्स पढ़ो, उस लैब के पहले के पेपर पढ़ो, देखो वो लैब का इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी है कि नहीं, वो लोग ऐसा नेटवर्किंग के लिए अलाउ करते हैं, इंटरनेशनल वर्कशॉप, सेमिनार्स या जो भी है मीटिंग्स हैं उसमें भी लोग वो भेजते हैं कि नहीं, उनके पास उसके लिए भी फंडिंग है कि नहीं, कि जिससे कि जाके मैं और लोगों से कोलैबोरेट कर सकूं, मेरे खुद के प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कुछ है क्या, उसमें या वर्कशॉप या कुछ भी जाके मैं बाहर से भी सीख सकूं, कुछ और भी चीज़ें सीख के लैब में लेके आ सकूं। और ये सब भी पॉइंट है लैब सिलेक्शन से लेके, और ये सब देख के ही मेरे हिसाब से लैब सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका बहुत सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं बट एक ही 2 चीज़ नहीं अलाइन होती हैं, कभी कभी उसके वजह से ही या तो स्टार्टिंग में या तो बीच में या तो ऑलमोस्ट एंड में वो मतलब पूरा छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन जैसे आपने बोला कि आपने 500 to 600 अटेम्प्ट्स किए थे जो स्टार्टिंग में आपने बोला, तो आपने ये 500-600 लैब
सिलेक्शन के लिए किए थे या फिर आप दूसरा कुछ बोल रहे थे, या ये 500 नहीं, ये मैं अप्लाई करता था लैब सिलेक्शन सीधा, वही हुआ? हाँ, लैब सिलेक्शन मतलब लैब उनका रिसर्च देख के, चेक करके, सब कुछ उनका पेपर एक बार पढ़ के, फिर उसके अकॉर्डिंग ही सीवी बनाता था, उसके अकॉर्डिंग ही कवर लेटर बनाता था, जो कम्प्लीटली अलाइन होता था उनके काम को लेके ही वो। लेकिन वो रिजेक्ट होता था क्योंकि मेरे सीवी और कवर लेटर में ही बहुत कमी रहता था फिर भी। तो आपको मतलब उसमें ही काम करना पहले? एग्जैक्टली, बेसिक हाँ, उस पे ही काम करना था पहले, सीवी और कवर लेटर पे ही, और सब चीजें सही रहती थी, उनका काम के बारे में पढ़ लेता था, सब कुछ लिख के रखता था, लेकिन वो सीवी और कवर लेटर ही उतना सही नहीं था कि वो कोई प्रोफेसर देख के वो बोले कि हाँ मुझे मतलब ये स्टूडेंट या जो भी है वो मुझे चाहिए। ओके, बट वही है, मतलब आपको लैब सिलेक्शन के लिए जो आपने बोला कि 500 to 600 अगर आप एप्लीकेशन करोगे तो रिजेक्शन तो आपको परसेंटेज वाइज बोलोगे तो 90-95% आपको रिजेक्शन तो होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक ही चाहिए जो पॉजिटिव अगर आया, वो हो गया तो हो गया। यस, मैंने लिंक्डइन पे ये चीज एक बार पढ़ी थी, एक पोस्ट थी कि there was a hustler, वो जॉब ढूंढ रहा था, एंड वो जॉब ढूंढते ढूंढते, जैसे मैं जॉब के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ बट ये सेम ही है, तो वो जॉब ढूंढ रहा था एंड उसने अप्लाई किया, इट वाज लाइक एन ईयर उसने अप्लाई किया, तो फिर उसमें एक कमेंट था, तो वो कमेंट बहुत अच्छा था, मुझे वो मतलब याद रह गया। वो उसने बोला कि इफ यू हैव अप्लाइड फॉर 100 कंपनीज, मेक श्योर, और लेट्स से नॉट मेक श्योर बट आपको 100 कंपनी से अगर ऑफर आ गई तो एंड में तो आपको एक ही करना है। तो आपके ही बात को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि एक ही को अपने को पॉजिटिव चाहिए, बिल्कुल, उधर तक आपको हाथ पैर मारने ही है, मतलब वो जब तक आपको नहीं मिलता तो बस एक ही, क्योंकि एक ही चाहिए अल्टीमेटली। दो जगह तो हम लोग जॉब भी नहीं कर सकते और आप भी जैसे लैब रिसर्च 2 जगह पे नहीं कर सकते, तो बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि रिजेक्शन आ रहे हैं, जैसे जॉब के सबसे भी मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं उनको वही बोलता हूँ कि रिजेक्शन आएंगे, ये तो हमें भी आए थे, लेकिन दिन के मैं तो 20 या 25 जॉब एप्लीकेशन करता था, उसमें से मेरे को हमेशा रिजेक्शन ही आते थे। मुझे 3 या 4 कॉल्स आए और उसमें मेरा एक कन्वर्ट हुआ, जो मैं जॉब अभी कर रहा हूँ। तो ये रेशियो सबके लिए आई थिंक सेम है, वो बिल्कुल बराबर नहीं है, मतलब वो तो है। उसमें कोई ओके